के साथ मैं आपके साथ अली इमाम। हम अपनी केमिस्ट्री बुक 1 का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और आज हमने चैप्टर 3 में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है? अ सेट ऑफ पोस्टुलेट्स व्हिच डिस्क्राइब्स बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। ये पोस्टुलेट्स का ऐसा सेट है जो हमें आइडियल गैस के बिहेवियर के बारे में बताता है। अब यहाँ पर एक बात काबिल हो रहा है कि हमने गैस लॉज के बारे में भी यही पढ़ा था कि गैस लॉज जो है ये हमें बिहेवियर ऑफ गैस बताते हैं, और हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम KMT कहते हैं उसके बारे में भी हम यही कह रहे हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? पहले तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो गैस लॉज हैं वो हमें बिहेवियर बताते हैं एक्सपेरिमेंटली, और जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है ये हमें थ्योरेटिकली बताता है बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। तो इन दोनों में एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली होने का फर्क है कि ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थ्योरेटिकली है और गैस लॉज जितने भी हैं वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। 5 साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने गैसेस के ऊपर बड़ा काम किया और जिनको नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। मसलन सबसे पहले बर्नौली है। बर्नौली को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बर्नौली ने प्रपोज की। उसके बाद एक साइंटिस्ट है कोलासियस। कोलासियस ने इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मदद से काइनेटिक इक्वेशन ड्राइव की। उसके बाद है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी दिया। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी क्या कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस से किसी सिलेंडर में उनकी सबकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती, वो ग्रुप्स की सूरत में होते हैं और उनके पास ग्रुप वेलोसिटी होती है जिसकी एक सर्टेन रेंज होती है। बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बोल्ट्जमैन ने प्रपोज किया। इसके मुताबिक तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती, कुछ की ज्यादा होती है कुछ की कम होती है। यही वजह है कि हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं और एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक क्लास के अंदर बच्चे हैं, सबके रिजल्ट्स, सबकी प्रोग्रेस, सबकी एफिशिएंसी एक जैसी नहीं होती है। वो एक ही क्लास के बच्चे, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कोई थोड़े से मिडल है और कुछ जो होते हैं वो कमजोर होते हैं पढ़ाई में। तो हम इसलिए जब क्लास के रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं अक्सर हम देखते हैं कि इस क्लास का एवरेज रिजल्ट इतना है। उसके बाद वंडरवाल। वंडरवाल ने गैसेस के नॉन आइडियल बिहेवियर को स्टडी किया। ये पांचों के पांचों जो हैं साइंटिस्ट और इनके काम जो है ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब वन बाय वन हम चलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की तरफ। पहला पोस्टुलेट है द एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। हर गैस जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। मसलन अगर मेरे पास कंटेनर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है, कोई भी गैस है तो उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और आपको पता है जो मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल, अगर हम बात करें एलिमेंट की और कंपाउंड की तो मसलन हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल होगा वो कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। इसके बरक्स जो अमोनिया गैस है ये अमोनिया एक कंपाउंड है NH3, तो जो अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल होगा हम उसको कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड वो होता है जो मुख्तलिफ एटम से मिलकर केमिकल कॉम्बिनेशन से बने, और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट वो होता है जो एक ही जैसे एटम के एलिमेंट से। अगर हम एटॉमिसिटी की बात करें तो एटॉमिसिटी की बेस पर मॉलिक्यूल हमें पता है दो तरह के हैं, एक मोनोएटॉमिक है और एक पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक में ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक से ज्यादा एटम मौजूद हो, मसलन हाइड्रोजन, HCl, अमोनिया, सारे पॉलीएटॉमिक है। अगर हम मोनोएटॉमिक की बात करें तो नोबल गैसेस। तो एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, और जो नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं सिर्फ यही मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, यानी ये इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सिर्फ एक एटम के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। दूसरा पोस्टुलेट है द मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूव रैंडमली इन लीनियर मोशन। रैंडमली से मुराद ये है कि कोई किसी डायरेक्शन में सिलेंडर में मूव कर रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जो जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो एक लीनियर मोशन कर रहा होगा, सीधी लाइन में मूव कर रहा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि रैंडमली मूव तो करते हैं लेकिन उनके तमाम मॉलिक्यूल की जो मोशन होती है वो लीनियर मोशन होती है। मसलन ये एक सिलेंडर के अंदर गैस, मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मैं सपोज कर लेता हूँ ये मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है, ये मॉलिक्यूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, यानी हर मॉलिक्यूल की अपनी डायरेक्शन है।
लेकिन वो जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट, वो सीधी लाइन में मूव कर रहा होगा। तो हम कहते हैं रैंडम मूव करते हैं लेकिन लीनियर मोशन रखते हैं, और ये जब तक मूव करते रहते हैं, जब तक ये एक ही डायरेक्शन में जब तक मूव करते रहते हैं, जब तक ये कोलाइड नहीं करते। जैसे ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ या कंटेनर के वॉल के साथ, तो ये अपने डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। जैसे कि नींद में चलता हुआ आदमी एक डायरेक्शन मूव करता रहता है, जैसे ही वो किसी चीज से टकराता है वो डायरेक्शन चेंज करता है, फिर वो नई डायरेक्शन में मूव करता रहता है। इसी तरह गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं रैंडमली एक डायरेक्शन में, जैसे टकराते हैं तो फिर डायरेक्शन चेंज करते हैं, फिर उस नई डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तीसरा पोस्टुलेट है द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन जिसमें एनर्जी कंजर्व है, यानी नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्ट इलास्टिक, और जब ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, एक कंटेनर की वॉल के साथ, मसलन अगर कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड कर रहे हैं तो ये वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। उस फोर्स को जो कंटेनर की वॉल पे लगा रहे हैं, अगर हम एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा जो गैस के मॉलिक्यूल लगा रहे हैं। चौथा पोस्टुलेट है कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरी गैस के मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स अवे होता है फ्रॉम वन अनदर। तो इसका मतलब यह हुआ कि सफिशिएंट एम्प्टी स्पेसेस जो है वो इनके दरमियान मौजूद होती है। सफिशिएंट एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होने की हमने पढ़ा था गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल क्यों होती हैं, क्योंकि इनके दरमियान सफिशिएंट एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, या हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब देखिए ये फिक्र समझें, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस के जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है एक्चुअल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ गैस। चलो मैं इसको आसान बनाता हूं, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। हमने पढ़ा था कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वही गैस का मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल को जितनी जगह मिलती है ये उतनी जगह घेर लेती है। यानी जिस बर्तन में गैस होती है तो जो उस बर्तन का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। तो अगर हम गैस के अपने मॉलिक्यूल्स के अपने वॉल्यूम की बात करें वो नेग्लिजिबल होगा, किसके बराबर, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब वॉल्यूम ऑफ अ गैस किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वेसल के बराबर होता है। यानी वेसल के मॉलिक्यूल का जो वेसल के वॉल्यूम के मुकाबले में अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल्स की अपने एक्चुअल वॉल्यूम की बात करूं तो वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन मोशन ऑफ गैस। मतलब हमारे एयर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको नीचे आ जाना चाहिए, हर चीज को जमीन अपनी तरफ खींच रही है, तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, इनको क्यों नहीं खींच? इसलिए कि जो ग्रेविटेशन के लॉ हैं वो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए हैं, और जो ये हम जिन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में। तो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, या हम यूं भी कहते हैं कि न्यूटन्स लॉ जो है वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पे, जो ग्रेविटेशन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पे अप्लाई नहीं होता, मैक्रोस्कोपिक। और आठवां पोस्टुलेट है The kinetic energy of gas molecule is directly proportional to absolute temperature। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। उसके बाद बेटे ये काइनेटिक इक्वेशन, क्लासियस ड्राइव्ड द रिलेशनशिप फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। क्लासियस ने इन पोस्टुलेट्स की मदद से आइडियल गैस के प्रेशर के लिए एक इक्वेशन ड्राइव की। अब इस इक्वेशन की डेरिवेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आपने सिर्फ इक्वेशन की स्टेटमेंट को याद करना है। क्लासियस ने कहा कि गैस के मॉलिक्यूल जो है इसके इस पोस्टुलेट के मुताबिक कि आपस में भी टकराते हैं, कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। जब वो कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। अगर हम उस फोर्स को प्रेशर एरिया से डिवाइड करें तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। तो उसने एक इक्वेशन ड्राइव की जिसे हम क्लासियस इक्वेशन कहते हैं, PV is equal to 1/3 mnc square bar, mnc square bar। यहां पे प्रेशर, P से मुराद प्रेशर, V से मुराद वॉल्यूम, M से मुराद मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, N से मुराद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी M N को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे गैस का मास आ जाएगा।
यानी m से बड़ा एक गैस का मॉलिक्यूल है। अगर n मेरे पास 10 हो तो मैं एक के मॉलिक्यूल को 10 से ज़रब दूंगा तो 10 मॉलिक्यूल का मैस आ जाएगा, 100 से ज़रब दूंगा 100 का आ जाएगा, 1000 से ज़रब दूंगा तो 1000 मॉलिक्यूल का मैस आ जाएगा। यानी ये जो mn है ये मैस ऑफ अ गैस, हम m और n का मल्टीपल जो है ये मैस ऑफ अ गैस है। मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल कंटेनर में कितने, और c स्क्वायर बार जो है इसको कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब यहां से मुझे इस इक्वेशन से रिजल्ट ये पता लगा कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3, यानी 1/3 ऑफ इट्स मैस एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो मैस और मीन स्क्वायर वेलोसिटी के प्रोडक्ट का 1/3 होता है। मैंने आपको बताया कि mn की मदद से मैस ऑफ गैस निकाल सकते हैं, तो मैस ऑफ गैस और मीन स्क्वायर वेलोसिटी का प्रोडक्ट का 1/3 जो होता है वो प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब बेटा नेक्स्ट उसके बाद है तीन तरह की वेलोसिटीज होती हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की, जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज जो हमने डिस्कस किया कि मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी दिया था। तो मैक्सवेल ने कहा तीन तरह की वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इनकी डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमने सिर्फ इनके फाइनल रिजल्ट्स याद रखे। मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ आल पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ अ गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती, कुछ की ज्यादा कुछ की कम, तो उन सब का एवरेज जो होता है हम उसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम c स्क्वायर बार से डिनोट करते हैं। मसलन मैं कहता हूं n1 मॉलिक्यूल्स हैं कि वो फ्रैक्शन है जिसकी वेलोसिटी c1 स्क्वायर बार है, n2 मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनकी वेलोसिटी c2 स्क्वायर बार है, n3 वो हैं जिनकी c3 स्क्वायर बार है। तो इन सब को ऐड करके हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। और अगर हम मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी से मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रिलेशन ड्राइव करें, जो कि डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप एंड रिजल्ट जो हमारे पास आता है वो आता है 8RT डिवाइडेड बाई पाई n। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है द वेलोसिटी पोसेस्ड बाय ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या मतलब है? मसलन एक क्लास के 100 बच्चे हैं जिनमें से 70 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 70 या 80% से ज्यादा नंबर लिए, तो हम कहेंगे 80% नंबर 70 बच्चे, यानी 80% बच्चों ने 70% से ज्यादा नंबर लिए। सपोज कर लें 100 बच्चे हैं और 100 में से 80 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 70% मार्क्स लिए, तो जो 70% हो गया ये एक ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हमारे पास आ गई, 70% ज्यादा बच्चों ने लिए, तो जो 70 कहलाएगा वो कहलाएगी मोस्ट प्रोबेबल परसेंटेज। इसी तरह जो ग्रुप, जो वेलोसिटी ज्यादा ग्रुप्स रखेंगे तो उसे हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मसलन सपोज कर लें 20 ग्रुप हैं जिनमें से 10 ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रखी है और 5 ने ये रखी है, 5 ने वो रखी है, तो ज्यादा जिस ग्रुप ने जो वेलोसिटी ज्यादा रखी होगी हम उसे कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मसलन 10 मॉलिक्यूल में मैं कहता हूं कि वेलोसिटी रखी थी 10 मीटर पर सेकेंड, 5 ने रखी थी 8 मीटर पर सेकेंड, 3 ने रखी थी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 ने रखी थी 1 मीटर, तो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो है ये मोस्ट प्रोबेबल होगी। क्यों? क्योंकि ये 10 मॉलिक्यूल ने रखी, 10 मॉलिक्यूल। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? द अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हम जब मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडर रूट लेते हैं तो मेरे पास RMS आ जाता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसका जो फार्मूला हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी ड्राइव करें तो 3RT डिवाइडेड बाई n। जब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी से हम इसका रिलेशन निकालते हैं तो 3RT ओवर m। अब हमें पता है PV is equal to nRT, अगर मेरे पास 1 मोल हो तो PV is equal to RT, तो मैं इस RT की जगह PV लिख सकता हूं, तो 3PV डिवाइडेड बाई m। अब जरा आखिरी चीजें गौर करें कि इसका रिलेशन 8RT डिवाइडेड बाई पाई है, ये 2RT डिवाइडेड बाई m, ये 3RT डिवाइडेड बाई m, यानी ये तीनों वेलोसिटीज जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। R(n)3 कांस्टेंट, R(8) and pi कांस्टेंट, 2R and n मोलर मास कांस्टेंट ही होगा गैस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के,
और ये तीनों वेलोसिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के, यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर के और स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी इसका मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन तीनों वेलोसिटीज की वैल्यू में इजाफा होगा, और अगर मास बढ़ेगा तो इन तीनों वेलोसिटीज की, गैस की तीनों वेलोसिटीज जो है वो क्या होगी, कम होगी। मास के बढ़ने से तीनों वेलोसिटीज कम होगी और टेम्परेचर के बढ़ने से किसी भी गैस की ये तीनों वेलोसिटीज होगी वो ज्यादा। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह काइनेटिक इक्वेशन की मदद से हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।